हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फील फिजिक्स। आज से हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही पता है कि एग्ज़ाम पास में आ गया है तो थ्योरी का कंसेप्ट बंद करके प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं और बीच में किसी कारणवश वीडियोज़ नहीं आ पाई। सो आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे आपको टाइम टू टाइम हर एक वीडियो अवेलेबल रहेगी। तो आज से एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें एज इट इज़ जैसे एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं वैसे अपन 25 क्वेश्चन लेंगे और उनका यहाँ पे आपको फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, उससे हमें मोटिवेट मिलता है और हम अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो सो इसी के साथ क्लास आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इन द इक्वेशन P इक्वल टू A बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर, P रिप्रेजेंट द फोर्स एंड T रिप्रेजेंट टाइम, देन फाइंड द डायमेंशन A एंड B। मतलब अपने को एक इक्वेशन दी गई है, उसमें अपने को बोला है कि P है वो फोर्स है और अपने को A और B की जो डायमेंशन है, विमा है, वो अपने को ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। अपने को दिया गया था उसमें P इजिकल टू A बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये था। तो अपने को पता है कि जो डायमेंशनल जो होमोजेनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो तीनों टर्म है, एक इक्वेशन में जो भी टर्म होती है उसकी जो डायमेंशन होती है, वो डायमेंशन तीनों या जो भी टर्म है, दो है इक्वेशन में, तीन टर्म है, उन तीनों टर्म्स की इक्वेशन आपस में बराबर होनी चाहिए विमेय समांगता के अकॉर्डिंग। अब अपने को इसमें दे रखा है कि जो P है वो फोर्स है, फोर्स। तो फोर्स की विमा होती है mlt माइनस 2। अपने को A की विमा फाइंड आउट करनी है A बाई टी, सॉरी टी हो गया। अब T को अपन लेके जाएंगे इस साइड, तो इसकी विमा आएगी mlt माइनस 1। ऐसे अपन B की विमा फाइंड आउट करेंगे तो इसको लिखेंगे P के बराबर है, यानी कि mlt माइनस 2 और टी स्क्वायर को विमा में अलग लिख दिया। अब इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो ये नीचे आएगा टी स्क्वायर, ऐसे आ जाए नीचे। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो इसकी विमा आ जाएगी B की विमा mlt माइनस 4। ये तो हो गई विमा B की, और जो A की विमा है वो हो गई mlt माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a physical quantity x is called from relation x is equal to a cube b square upon under root c d। इसमें अपने को एक इक्वेशन दी गई है और इसमें दिया गया है कि a b और c और d है, उसके मापन में जो त्रुटियां, एरर्स हैं, मेजरमेंट में जो एरर है वो 1%,
3%, 4% एंड 2% है। तो अपने को x में एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड इन x। कैसे करेंगे? अपने को पता है कि जो एरर होता है डेल x अपॉन x इंटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर। अपने को ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए अपन लिखेंगे जो इक्वेशन दे रखा है अपने को, x इजकल टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट c d, ये दे रखा है अपने को। अपन ने लिखा जो पावर होती है इन एरर्स में अपन देखेंगे जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और एरर हमेशा ऐड होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, वो हमेशा ऐड होती है, सब्सट्रैक्ट वगैरह नहीं होती। मल्टीप्लाई में तो ऐड होगी, अगर वो डिवाइड में है तो भी वो ऐड होगी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे a की जगह लिखेंगे 3a, तो यहाँ पे a की जगह अपन परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस b के लिए डेल b अपॉन b इंटू 100। ये तो मल्टीप्लाई में थे, अपन ने प्लस लिख दिया, बट अभी मैंने बोल रहा है कि जो पावर्स में एरर में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एरर है वो हमेशा ऐड होगी ना कि माइनस होगी। तो यहाँ पे अपन ने देखा जो ये डिवाइड में इसको भी ऐड ही करेंगे, ये नहीं कि ऊपर जाने के बाद में -1/2 हो जाएगा, नहीं, पॉजिटिव रहेगा। इसको 1/2 लिखा डेल c अपॉन c इंटू 100, और ऐसे ही अपने यहाँ पे d लिख देंगे। ये इक्वेशन अपन ने यहाँ पे लिख दी। इसमें अपन को दे रखा है a में जो एरर दे रखी है वो 1%, 3 इंटू 1 प्लस जो b में अपन को जो एरर दे रखी है, b में एरर दे रखी है अपने को 3, c में अपने को एरर दे रखी है 4 और d में अपने को एरर दे रखी है 2। यहाँ इसको लिख दिया 3, इसको 6, इसको 2 और इसको 1, टोटल आ जाएगा 12%, यानी कि जो एरर फाइंड हुई है वो है 12%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ 1 kg मास, यानी जो बॉडी का मास है वो 1 kg है, is thrown upward at a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन अटेंडिंग ए हाइट ऑफ 18 मीटर। यानी कि अपने को एक बॉडी दिया गया है, एक पिंड दिया गया है, उसको ऊपर की ओर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो अपने को उसमें क्या दे रहा है, ये क्षण भर के लिए जब ये हाईएस्ट पीक पे जाता है या जितनी इसको फेंका गया है हाईएस्ट जाने के बाद में हाइट पे, ये वहाँ पे रुक जाता है थोड़ी भर के लिए, क्षण भर के लिए विराम अवस्था धारण कर लेता है। वायु की घर्षण से कितनी ऊर्जा का हास होगा, अपने को जो वायु में घर्षण है, एयर फ्रिक्शन है, उससे कितना हास हुआ है ये फाइंड आउट करना है। अपने को पता है कि जब ये ऊपर गया है, इसको अपन ने ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये गतिज ऊर्जा हुई, इसमें काइनेटिक एनर्जी का स्टोर हुआ है, यानी कि इसकी जो एनर्जी आई है, प्रारंभिक जो ऊर्जा है, प्रारंभिक ऊर्जा वो E इजिकल टू ½ mv स्क्वायर। E फाइंड आउट करेंगे, ½ m अपने को दे रखा है यहाँ पे 1 लिख दिया, इंटू ये अपने को दे रखा है 20, तो 20 इंटू 20 बिकॉज वेलोसिटी स्क्वायर में है, ये 10, यानी कि E अपने पास आ गया, एनर्जी अपने पास आ गई 200 जूल। जो इसकी प्रारंभिक जो स्टार्टिंग जो इसकी एनर्जी थी वो आ गई 200 जूल। अब ये बोल रहा है कि जो एयर फ्रिक्शन है उसके कारण इसमें कितना लॉस हुआ है, अपने को लॉस फाइंड आउट करना है, लॉस्ट बाय एयर फ्रिक्शन।
तो अपने को पता है कि टोटल जो एनर्जी होती है वो उसकी एनर्जी प्लस में जो एयर फ्रिक्शन में जो एनर्जी हुई है उसमें होगा। ये अपने को 200 दे रखा है, ठीक है। ये अपने को फाइंड आउट करनी है, वापस आएगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, mgh WA m1g अपने को यहाँ पे दे रखा है। ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है ये अपने को 10 दे रखा है, 10। और हाइट ये अपने को बोला है कि 18 मीटर जाता है ऊपर, 18। ये हो गया 180 प्लस WA और ये अपने पास 200 है ही। तो अपने पास WA यानी एयर फ्रिक्शन के कारण कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, अपने को जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, ये हुआ है 20 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आ रहा है सभी को समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्क विल बी। अपने को बोल रहा है कि जो वर्क है वो अपने को फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये दे रखी है कि बल की दिशा में इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है इसको दोगुना कर दिया है। अपने को पता है कि जो वर्क होता है वो होता है F इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें फोर्स को डबल कर दिया, यानी कि फोर्स डबल कर दिया, फोर्स को 2F लिख दो। और डिस्प्लेसमेंट है इसको भी डबल कर दिया इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये 4FD हो गया, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये अपने पास ऑलरेडी F है तो अपने पास आया 4F, यानी कि कितना टाइम हुआ, 4 टाइम, 4 गुना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि जो पिंड है उसका जो विस्थापन है वो समय के घन के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल है। तो अपने को फाइंड आउट करना है जो एक्सेलरेशन है ना उसके परिमाण में क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जीरो होगा या उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अपने ये इसमें फाइंड आउट करना है। तो अपने को इसमें दे रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली टाइम की क्यूब की। इसको अपन ने यहाँ पे एक रैंडमली कोई कांस्टेंट ले लिया, ये लीजिए, ये है डिस्प्लेसमेंट। अपने को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले अपन निकालेंगे वेलोसिटी, उसके बाद में एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का अगर अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, तो उससे जो फाइंड आउट होती है अपने को वो होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन ने लिखा ds/dt। अब कांस्टेंट का तो कुछ होगा नहीं, इसका होगा, इसका हो गया 3t², इसका अवकलन हो गया। अब अपने को बताया अगर अपन जो वेग है, वेलोसिटी है, अगर उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को फाइंड आउट जो आएगा वो होगा एक्सेलरेशन। तो इसका फिर से करेंगे डबल टाइम, d²/dt²। ये कांस्टेंट इसका कुछ होगा नहीं, 6t। ये है, ये हो गया एक्सेलरेशन a, यानी कि a = 6kT। यानी कि टाइम है अभी इसमें, यानी कि इसमें टाइम अवेलेबल है, तो ये टाइम के साथ चेंज होगा एक्सेलरेशन। अब अपने को देखना है कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसके लिए अपने को पता है कि अपने पास जो रिजल्ट आया है, जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव में है ना कि नेगेटिव में। तो ये होगा इंक्रीज विद टाइम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, अपने को अर्थ की रेडियस दे रखी है कि वो r है। ग्रेविटेशनल g इज g,
देन स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अपने को पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो दे रखी है, गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, तो अपने को पूछ रहा है कि जो प्लाइन वेग स्केप वेलोसिटी है वो क्या होगा। तो एज यू नो स्केप वेलोसिटी होती है, वो होती है √2gr। इसमें अपने को r दे रखी है ना, वो दे रखी है कैपिटल R में। g होती है gm/r²। इसमें मान रख दें, रखो आप मान 2gm/r², और r की वैल्यू r, एक r से ये r एक कट गया, तो अपने पास जो स्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है वो आई है 2gm/r, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टेम्परेचर दैट गिव्स द सेम रीडिंग ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अपने को दे रखा है कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने उस पर समान पठन जो आता है वह ताप कौन सा है। अपने को ये इसमें फाइंड आउट करना है। आपने वो बताया C/5 = F - 32/9। अपने को C और F में सेम रीडिंग निकालनी है, तो F यानी कि अपने को दे रखा है F = C, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर है। यहाँ पे अपन ने लिख दिया C/5 = C - 32/9। इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से अपने पास आ गया 9C = 5C - 160। इसको मल्टीप्लाई किया ना 5 को, इस 5 को अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको इस साइड लेके आ रहे हैं, यानी 9C - 5C = -160 डिग्री। तो अपने पास आ गया -4C = 160 माइनस का। तो अपने पास C कितना आया -40 डिग्री, यानी कि -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। -40 डिग्री पे जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो रीडिंग है वो सेम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए फ्रेम ऑफ 5 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर area is placed in a electric field 6 × 10⁻⁻⁴. The bottom of the frame makes an angle of 30 degree from the electric field. Find the flux. अपने को इसमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। इसमें दे रखा है कि कोई फ्रेम है, उसका एरिया दे रखा है और वो रखी है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपने को उसका भी एरिया अपने को दे रखा है और एंगल दे रखा है। तो अपने को फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अपने को पता है जो फ्लक्स होता है फाई = E.A cos θ, राइट। अपने को यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है कि 6 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। एरिया है वो भी अपने को इसमें दे रखा है 5 × 10⁻² और cos θ। अब इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है गौर करने की, वो चीज़ ये है कि अपने को पता है कि ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रख लिया, ये एरिया है, ये है। ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। इसमें अपने को दे रखा है एंगल 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे बोल दो कि सर डायरेक्ट यहाँ पे थीटा मान रखो 30 डिग्री और कंप्लीट करो इसको। पर आप देखो कि यहाँ पे थीटा है ना, लिख सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, थीटा जो होता है इसमें, ये जो होता है ई और ए के बीच में जो एंगल बनता है उस ये
ये यहाँ पे आता है, यानी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो थीटा बनता है वो यहाँ पे थीटा आता है, जो एंगल बनता है वो। पर इसमें क्या बोल रखा है कि द बॉटम ऑफ द फ्रेम, क्या बोल रखा है, द बॉटम ऑफ द फ्रेम मेक्स ए एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फ्रेम का तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि फ्रेम है ये जो फ्रेम का तल है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ना कि ये वाला। और अपने को निकालना होता है ये। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे देखा कि एरिया दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मान लिखा, फाइंड आउट किया और बोलेंगे सर हमारा आंसर सही है, ये क्वेश्चन हम सही कर गए एग्जाम में। जब वो बाहर आके क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो गलत हो गया। तो वो अपने को नहीं करना है, अपने को पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे अपने ने देखा यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री, अपने को चाहिए ये एंगल होता है 90 डिग्री, इसमें से 30 डिग्री का ऊपर बचा 60 डिग्री। तो अपने पास जो एंगल आया है वो, इसमें जो एंगल दे रखा है वो कितने का है, वो एंगल है 60 डिग्री का। यहाँ पे cos 60 का मान रख देंगे, cos 60 का मान 1/2, ये कितना हो गया 30 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 1/2, 1/2 से इसको काटेंगे 15, इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी 15 इंटू 10⁻⁻6, 15 इंटू 10⁻⁻6 ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय डबलिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए कैपेसिटर हाउ मच विल इट कैपेसिटेंस इंक्रीज। अपने को बोल रहा है कि कोई धारिता है किसी चालक में, आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी, यानी चार्ज है वो डबल कर दिया। तो इसमें बोल रहा है जो धारिता है उसमें क्या इफेक्ट होगा, अपने को वो इफेक्ट फाइंड आउट करना है। अपने वो इफेक्ट फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, राइट, और C = Q/V होता है। अब इसमें बोल रखा है चार्ज है उसको डबल कर दो, चार्ज को डबल किया 2Q, इसको 2Q कर दिया, मान लिया 2Q कर दिया अपॉन, अब ये प्रोपोर्शनल है, अगर चार्ज डबल हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, तो ये भी डबल हो गया, जो पोटेंशियल है विभव वो डबल हो गया, 2 से 2 कट गया, आया कितना Q/V, एनी चेंजेज नो, यानी कि जो प्रोपोर्शनल है ये, तो इसमें इस चार्ज को डबल करो ट्रिपल करो धारिता में कोई चेंज नहीं होगा, या आप बोल रहे हो पोटेंशियल को डबल कर दो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन। अपने को सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर जो कॉम्बिनेशन है उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि जो सीरीज ऑर्डर होता है वो होता है NR, जो पैरेलल ऑर्डर होता है वो होता है R/N, राइट। अब इन दोनों का अपन ने मल्टीप्लाई किया RS × R, रिलेशन फाइंड आउट के लिए, NR × R/N, N से N कैंसिल, तो अपने पास क्या आया RS × RP = R²। ये रिलेशन अपने पास इसमें आया है, इनकी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत के जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी, तो ये की थी ओरस्टेड ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैसे की थी, उसने क्या किया था
उसके ऊपर एक वायर दे दिया, उसके नीचे ये हो गया वायर, उसके नीचे इसने लिखा था एक जो चुंबकीय वो होती है घड़ी, या उसको आप बोल सकते हो चुंबकीय सुई, यानी कि कोई मैग्नेटिक इसमें रखा कि इसमें एक्सपेरिमेंट करेगा, रीडिंग नोट करेगा, या क्या चेंजेज होते हैं वो इसमें नोट करेगा। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें देखा इसने कि जब ये वायर में करंट फ्लो करता है, वायर में करंट फ्लो करता है, तो जो चुंबकीय जो सुई है, जो मैग्नेटिक यहाँ पे रखा था, उसमें चेंजेज आने शुरू होते हैं। जब वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है तो जो चुंबकीय सुई है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। करंट है, उसकी जो मात्रा है कम की या ज़्यादा की, तो उसमें कम ज़्यादा यहाँ पे भी चेंजेज उसको मिले। तो उसने फाइनल और स्टेड ने ये डिसाइड किया था कि अगर है ना अपन करंट में करंट फ्लो करते हैं वायर में, तो उसमें चुंबकीय सुई में अपने को विक्षेप या रीडिंग है, ये चेंजेज है वो अपने को मिलेंगे। और वो जो उसकी कंडीशन होती है वो अलग अलग होंगी, धारा का मान बढ़ाने घटाने, उसके अकॉर्डिंग उसमें भी जो चुंबकीय इफेक्ट है वो अलग अलग आएंगे। तो इसका आंसर आएगा ओरस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स जियोमेट्रिक लेंथ? इसका आंसर आएगा 84%। कैसे? ये एक अपन ने बनाई मैग्नेट समझने के लिए। इसमें बोल रहा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स जियोमेट्रिक लेंथ। अपने को पता है इसकी जो ज्यामितीय लंबाई होती है, इसकी जो साइज की जो ये वाली है, कैपिटल आर रख लेते हैं इसको, ये कैपिटल आर, ये अलग है। और जो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है, प्रभावी जो लंबाई होती है, वो इसके जो पोल होते हैं दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ध्रुव होते हैं जो चुंबक के, यहाँ से जो मेजरमेंट की जाती है, यहाँ से जो मापी जाती है, ये स्मॉल आर, ये होती है इसकी इफेक्टिव लेंथ। जो इसकी जो ज्योमेट्री लेंथ होती है उससे कम होती है, क्योंकि ज्योमेट्री लेंथ में ये लंबी है, बट यहाँ से ये जो पोल है वो अंदर आ जाते हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू मैग्नेटिक पोल्स हुज पोल स्ट्रेंथ इज 10 and 8 एम्पियर मीटर रेस्पेक्टिवली। अपने दो चुंबकीय ध्रुव दे रखे हैं जिसकी ध्रुव प्रबलता 10 और 8 दे रखी है एम्पियर मीटर में। 10 मीटर दूरी से अलग रखे हैं, दोनों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? अपने को पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है μ0/4 पाई इंटू m1/m2/r²। ये जो यहाँ पे है ये पोल्स हैं, m1 m2 पोल्स हैं। यहाँ पे μ0 का मान रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷/4 पाई। अब लिखेंगे m1 का मान अपने को दे रखा है इसमें 10 और m2 का मान इसमें अपने को दे रखा है 8, और जो अपने को डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच की वो दे रखी है 10 मीटर, यानी 10 × 10। ये इससे कट गई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, यानी कि अपने पास जो आया वो आया 8 × 10⁻⁻⁷ और बटे 10, यानी कि टोटल जो अपने वैल्यू फाइंड हो 0.8 × 10⁻⁷। अपने पास कहाँ है ऑप्शन? सॉरी ये मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे 0.8 आएगा, ऑप्शन बी में 0.8 है, इसको 0.8 आएगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है जिस वजह से, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पिंड का संवेग 200% बढ़ा दिया जाए तो इसकी ऊर्जा में कितने % वृद्धि होगी? अपने को दे रखा है क्वेश्चन में कि मोमेंटम है किसी बॉडी का, उसको इंक्रीज कर दिया बाय 200%, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय व्हाट %? यानी कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेज आएंगे वो अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को पता है कि जो P होता है, मोमेंटम होता है, वो √2
2me ये होता है 2me, यानी कि डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं P इक्वल टू रूट ई, ये इसको हटा दें तो P स्क्वायर इक्वल टू ई, राइट। अच्छा, अब अपने को बोल रहा है कि समय को 200% बढ़ा दीजिए, यानी कि अपन ने लिखा यहाँ पे P1 जो है, सॉरी P2 जो है वो 3P1 है। क्यों चेंजेज हो गए? अपने को P1 है, अपन ने माना एक अपने पास P है, ये है मोमेंटम, ये एक तो अपने पास है एक क्वांटिटी, इसमें 200% की वृद्धि करनी, 2 क्वांटिटी और बढ़ा दी तो टोटल क्वांटिटी जो बढ़ी वो कितनी हो गई? टोटल 3 हो गया। यहाँ पे अपने को पता है कि जो E है ये अपने को ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह E, यानी कि P1 अपॉन P2 बराबर E1 अपॉन E2 और ये स्क्वायर में आ जाएंगे। E फाइंड आउट करना है अपने को, यानी कि E1 अपॉन E2 एनर्जी है E। यहाँ पे P1 को ऐसे का ऐसा लिख दो, P1 स्क्वायर, और जो P2 है अपन ने क्या लिखा था? 3P1, यानी कि 9P1 स्क्वायर हो गया अपने पास। तो P1 स्क्वायर से P1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दिया, यानी कि 9E1 इक्वल टू E2, यानी कि जो E2 है या जो एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे इसमें अपने को फाइंड आउट हुआ 900%, यानी कि 900% अपने को यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो 900% फाइंड आउट हुआ है। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 900% निकाला, यहाँ पे क्वेश्चन में गए 900% में बोल दिया सर 900%, तो 900% राइट आंसर है, पर ये राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है राइट आंसर? अरे भाई एक तो अपने पास पहले से था ये एनर्जी, अब भी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था, इसमें इसको 3P1 लिखा था तब कि भाई एक अपने पास था 200% की वृद्धि हुई तो 3P1 लिख दिया, तो यहाँ पे भी अपने पास 9E1 है ना, इसमें से एक E1 तो घटाएंगे तभी तो एक्चुअल फाइंड आउट होगा अपने पास, यानी 8E1 इंक्रीज कितना हुआ। अपने ये बोलता ना कि टोटल एनर्जी कितनी बढ़ी है या एनर्जी का जो चेंज है वो कितना होगा, वो अपने लिखते, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऊर्जा में कितने % की वृद्धि हुई है, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है ये पूछ रहा है, यानी कि पहले वाली अपने को काउंट नहीं करनी है, जो वृद्धि हुई है वही काउंट करनी है। अपने को टोटल एनर्जी पूछ लेता ना कि टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो अपने यहाँ पे लिख सकते थे भाई 900% हो गई टोटल, क्योंकि एक पहले से थी 800, उसमें वृद्धि हो गई तो 900 हो गई, टोटल हो गई 900। पर अपने पास इसमें ये बोल रहा है कितने % वृद्धि हुई है, ओनली इंक्रीज जो हुई ना वो पूछ रहा है, तो उसके लिए अपने पास आएगा 8E1, यानी कि 800% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 900 भूल के भी मत करना, आप ध्यान रखना इस छोटी छोटी चीज़ों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ ए कोयल इज कीपिंग अनचेंज्ड एंड द नंबर ऑफ राउंड्स इन इट्स डबल्ड, देन इट्स सेल्फ इंडक्शन विल बी। अपने क्या बोल रहा है कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण होता है उसमें फेरों की संख्या डबल कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरक तो हो जाएगा। इसमें अपने पास होता है L इजिकल टू म्यू नोट N स्क्वायर L अपॉन A, सॉरी A अपॉन L, अपने पास ये होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो कोयल लेंथ ऑफ कोयल इज अनचेंज्ड, इसका कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज है, एंड द नंबर ऑफ राउंड इन इट्स डबल्ड, एरिया चेंज नहीं हुआ, लेंथ चेंज नहीं हुई, तो अपने ये कांस्टेंट होगा। चेंज क्या हुआ? राउंड। कितना बोल रहा है? डबल कर देते हैं इसको, म्यू नोट 2n और ये स्क्वायर A अपॉन L। अब बताइए 4 हो जाएगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा, तो और ये म्यू नोट
A/L। तो ये तो अपने पास पहले से था ही ऊपर, यानी कि 4L हो गया, यानी कि 4 टाइम चेंज हो गया। टाइम कितना हुआ? 4 टाइम, 4 गुना हो गया ये। अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जो सब प्रेरक तो होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ राउंड्स के स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। तो अपने को यहाँ से भी निकाल सकते थे इसको डायरेक्ट। यहाँ से कैसे करते? इसको डबल कर देते, यहाँ से डबल करते 4 हो जाता है, यहाँ से सीधा 4 आ गया। चलो वहाँ भी उससे भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, एज यू विश, वैसे ही करना आप। इन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वायर एज N1 एंड N2 राउंड्स रेस्पेक्टिवली। देन ये क्या बोला है? कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, उसमें जो फेरे हैं या राउंड्स हैं वायर के, वो अपने को दे रखे हैं N1 और N2। तो ये बोल रहा है इसमें कौन सा जो कंडीशन है वो राइट है। इसमें राइट आएगा N2 ग्रेटर देन N1, ऑप्शन बी N2 ग्रेटर देन N1। यानी कि जो सेकंड कोयल है, उसमें जो राउंड होंगे वो फर्स्ट कोयल से ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कोयल से सेकंड कोयल में जाए वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी कि जो करंट होता है उसको, वोल्ट को बढ़ाता है, वोल्ट को। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, वो वोल्ट को डाउन करते हैं। इसलिए उसमें क्या होता है कि जो N1 फेरे होते हैं वो N2 फेरों से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट कोयल में जो राउंड्स होते हैं वो सेकंड कोयल से कम होते हैं स्टेप डाउन में। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी जो सेकंड कोयल में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं फर्स्ट कोयल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इमेजेज ऑफ ए बॉडी बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लिनेड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री विल बी। अपने को क्या दे रखा है कि कोई एंगल दे रखा है अपने को 120 डिग्री, इस पे 2 मिरर हैं, प्लेन मिरर, वो झुके हुए हैं, और उन झुके हुए मिरर्स के बीच में इसमें रखा है एक ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट के कितने यहाँ पे इमेज बनेंगे, प्रतिबिंब कितने बनेंगे, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को पता है नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन थीटा। ये नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आप इसको डायरेक्ट याद रखो फॉर्मूले को। तो अपने को पता है 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री अपने को दे रखा है। इसको काटेंगे कितना है 3, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितना आया 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट भी, द एक्सपोनेंट ऑफ मैटर वेव थ्योरी वर। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे डी ब्रोगली। कौन थे? डी ब्रोगली। उन्होंने बताया था कि किसी भी मैटर के साथ, कण के साथ एक तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, OR गेट का बुलियन व्यंजक। OR गेट ये एक लॉजिक गेट है, और इसका जो बुलियन व्यंजक होता है वो A + B = Y, यानी ये A, ये B और ये Y। यहाँ पे 0, इसका आप टेबल देख लो, 0 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 1। ये बाइनरी कोड्स हैं। इसमें क्या है कि ये जो 2 अपन इनपुट दे रहे हैं उसमें क्या होता है, 2 इनपुट आएंगे, 1 आउटपुट आ गया। तो आउटपुट है वो A + B होता है, आउटपुट होगा ये Y आउटपुट है, A और B है ये इसमें इनपुट है। ये इसकी टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी? वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अपने को पता है, अपने को इसमें फाइंड आउट करना है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो अपने को ओमेगा का पता ही है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है
कि डी थीटा अपॉन डी टी होता है, राइट। और इसका अपने को पता है कि जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, वो डी एक्स अपॉन डी टी होती है, राइट। अब थीटा क्या होता है, एक्स अपॉन आर। थीटा क्या होता है, एक्स अपॉन आर। एंगुलर वेलोसिटी में जो थीटा होता है वो एक्स अपॉन आर होता है। यहाँ पे थीटा ही अपनी वैल्यू रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी एक्स और ये डी टी और 1/r, आर को साइड में ले लिया। अब अपने ने देखा डी एक्स अपॉन डी टी है, और ये अपने पहले देख चुके हैं। अपने को याद आया कि अपन ने डी एक्स अपॉन डी टी को अभी जस्ट 1 सेकेंड पहले अपने देखा। कहाँ देखा, यहाँ देखा अपन ने, v वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। वो तो v कितना हो गया, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यास्थता में पॉइसन निष्पत्ति का मान हमने वो दे रखा है कि वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो इन इलास्टिसिटी ये होता है इज बिटवीन -1 एंड 1/2। ये जो इसकी वैल्यू है, ये इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल इसमें बोलते हैं कि ये -1 से कम होता है, कोई बोलता है -1/2 होता है, बाकी प्रैक्टिकल वैल्यू ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एरोप्लेन कार्य करता है, एंड एरोप्लेन वर्क्स ऑन, किस पे कार्य करता है एरोप्लेन? एरोप्लेन कार्य करता है बर्नौली प्रिंसिपल पे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कैसे कार्य करता है? क्योंकि आपने देखा है कि जो एरोफॉइल होते हैं, हवाई जहाज के जो पंख होते हैं, वो इस टाइप से बनाए जाते हैं कि उसमें जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसमें ऊपर का जो ऐसे इस टाइप से झुके हुए पंख होते हैं एरोफॉइल के। कैसे बताएं आपको, एक सेकंड। जैसे कि ये एक पेपर है, ठीक है। एरोफॉइल हवाई जहाज के पंख हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना बना के, ये सीधा है, बिल्कुल आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सीधा पेपर है, ऐसे ना बना के उसको थोड़ा सा ऐसे बनाया जाता है। दिख रहा है आपको सभी को, मतलब झुक रहा है ना ये, हाँ ऐसे बनाया जाता है, जिससे कि जो इस साइड से झुक रहा है ये पंख, तो ऊपर का जो प्रेशर होता है वो नीचे वाले प्रेशर से कम होता है, ऊपर का प्रेशर, और जो नीचे प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से जो अपने को भी बताया कोई चीज़ है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, यहाँ से है ना प्रेशर अधिक है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यहाँ का जो वेलोसिटी है वो अधिक होगा और यहाँ वेलोसिटी कम होगा। प्रेशर यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नीचे, तो एरोफॉइल धीरे धीरे ये हवाई जहाज को ऊपर उठाते हैं। इनकी एक स्पेशल शेप बनाई जाती है इसी टाइप से, जो अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल होती है, ना कि सीधे बनाए जाते हैं। ऐसे आप देखोगे कि जो हेलीकॉप्टर होता है ना, उसके भी जो पंख होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं। अपने घर में जो एक फ़ैन होता है ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो फ़ैन के जो एयरफॉल होते हैं, जो पंख होते हैं, अपने बोलते हैं ताड़ी, वो कभी भी सीधी नहीं बनाते, थोड़ा झुका के बनाते हैं, जिससे ये ना इसी कारण जो एयर है वो एयर को काट सकता है, एयर को काटेगा और वो नीचे हवा देता है, उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो इसमें आएगा बर्नौली प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 4 टाइम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 टाइम, देन उसकी जो दोलन आवृत्ति है, ऑक्सीलरेशन जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी? अब अपने को पता है कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीलरेशन फ्रीक्वेंसी, तो अपन इसको ही देखेंगे ना। सीधा यहाँ पे आओ, n = 1/2 होता है, राइट। अब अपने को यहाँ पे जो t है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, वो अपने को इसमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, क्या होता है क्या नहीं होता है वो अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो t = होता है 2π
√L/G, राइट। अपने को लंबाई तो इसमें दे रखी है, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 4 टाइम्स, इसको 4 टाइम कर दिया, यानी यहाँ पे इसको कर दिया, डायरेक्ट ले लेते हैं कि ये √L है, इसको 4 टाइम कर दिया तो ये कितना हो गया 2√L, यानी कि T कितना हुआ 2 टाइम्स, भाई 2 टाइम्स होगा, इसको 4L करेंगे, 4L के बाद में इसका स्क्वायर करेंगे 2L आ जाए अपॉन G, और ये 2 पाई हो ही गया। तो अपने पास ये तो पहले से ही था T पाई, और ये तो डबल हो गया ना। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, n = 1/t होता है, इसको 2 करेंगे यानी 1/2t, ये 1/t तो अपने पास पहले से ही n है, तो यानी n में जो चेंज हुआ है, या अपन बोल सकते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी उसमें जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, आधी हो गई, हाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है, ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें क्या कंजर्व्ड रहता है, उसमें कंजर्व्ड रहती है एनर्जी। ऑप्शन बी इज राइट। कैसे रहती है, अपने को पता है कि जो डेल क्यू होता है वो होता है डेल यू प्लस डेल डब्लू, ये क्या हो गया वर्क, ये क्या हो गया, ये जो इंटरनल एनर्जी है वो हो गई, इंटरनल एनर्जी, और डेल क्यू क्या हो गया टोटल एनर्जी। यानी कि अपन ने क्या देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन होता है वो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी और जो बाह्य कार्य है ना, बाह्य जो होती है उनके खिलाफ जो कार्य किया जाता है उसमें खर्च हो जाती है, तो ये दोनों है इसका दे रखा है, इसमें होती है, यानी कि एनर्जी कंजर्व रही है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ हमें, तो क्या कंजर्व रहा यहाँ पे, संरक्षित रहा एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वांटम ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज कॉल्ड, विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फोटोन। कैसे कहा जाता है, क्योंकि जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है, अपने सूर्य से जो ऊर्जा आती है, सन से जो एनर्जी आती है ना, वो भी एक रेडिएशन है, रेडिएशन के थ्रू आती है वो, ठीक है। और ये कैसे आती है, ये बंडल्स में आती है, पैकेट, ये नहीं कि सीधी रेडिएशन है, रेडिएशन के बंडल्स में आती है। उन बंडल्स को जो होते हैं, जो उन्हें बोलते हैं बंडल्स को बोलते हैं क्वांटम, और उन क्वांटम को कहा जाता है फोटोन। तो आज के लिए इतना ही, अपने 25 क्वेश्चन थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया, क्या आपको समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर यार आप लाइक करते हो ना, उसी से हमें मोटिवेट होता है, और हम भी ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देने का हम ट्राई करते हैं, उसी से हमें मोटिवेट मिलता है। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चलो इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।